अस्सलाम वालेकुम शराय दसूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ नासिर इकबाल और हसनात मलिक। अ, अभी फ़िलहाल तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई इतना बड़ी हलचल नहीं है, कोई बड़ी ख़बर नहीं है। हाँ, अलबत्ता कल जो है वो मनसूबाबंदी के हवाले से, ख़ानदानी मनसूबाबंदी या पॉपुलेशन कंट्रोल के हवाले से एक लॉ एंड जस्टिस कमीशन की कॉन्फ्रेंस है, वो होगी और फिर जो है वो अगला हफ्ता हंगामा खेज़ होगा कि सिविलियंस के फ़ौजी ट्रायल के ख़िलाफ़ आइनी दरख्वास्तों की समाअत का मुकदमा भी लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया है। और उसके बाद 21 जुलाई को जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, जिसमें चीफ जस्टिस के सवाबदीदी इख्तियारात बेंच बनाने और मुकदमात की फ़िक्सेशन के हवाले से, उस पर समाअत होगी। लेकिन इसके साथ ही गुज़िश्ता रोज़ जो है वो एक अदाद शुमार जारी किए गए, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने तकरीबन 8,000 से ज़ायद, काज़िफ़ा ईसा के 1300, जस्टिस सरदार तारिक मसूद के 3,000 से ज़ायद मुकदमात और जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब के 4,000 से ज़ायद मुकदमात जो हैं वो फहरिस्त के अंदर आए। बहरहाल अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस देखी जाए तो वो कुछ 8,000 से ज़्यादा मुकदमात जो है वो उन्होंने गुज़िश्ता एक साल के अंदर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पे प्रिजाइडिंग द बेंच को प्रिजाइड किया। तो बहरहाल ये अदाद-ओ-शुमार हैं। अब इसका जेनेसिस क्या है वो भी देखते हैं। और दूसरी एक और जो बात है वो ये है कि अब चेंज ऑफ कमांड भी होगा यहाँ पे भी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी उमर अता बंदयाल साहब जो कुछ करके गए हैं या करके जा रहे हैं, वो जो है वो आने वाले चीफ जस्टिस यानी जस्टिस काजी फाइज ईसा जब हल्फ उठाएंगे तो उनको वो ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं या एरियाज़ हैं जो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं और उनकी क्या स्ट्रेटजीज़ हो सकती हैं, उस पर बात करते हैं। तो नासिर साहब, ये जो अदाद शुमार आए हैं आपके सामने मुकदमात के, ये क्या है? ये आपने पहली मर्तबा ही, आप तो मतलब काफ़ी सीनियर आदमी हैं, मैंने तो पहली मर्तबा देखा है। नहीं ठीक है कि ये जाने वाले चीफ जस्टिस जो हैं वो अपने मुकदमात कह रहे हैं कि मैं देखो मैं कितना काबिल आदमी हूँ। शुक्रिया करीम साहब। ये परफॉर्मेंस चार्ट ही समझें। परफॉर्मेंस चार्ट पहली दफ़ा ही है। पहले अमूमन कभी भी पहले नहीं इशू हुआ और ये पहली दफ़ा है। और ये मुझे ऐसा लगता है कि जैसे चीफ साहब, आपको मालूम है इस वक्त 52,000 से ज़्यादा पेंडेंसी है, बैकलॉग ऑफ केसेस हैं। तो ये ऐसा ऐसा लग रहा है कि जैसे चीफ साहब ये चाहते हैं कि लोगों को ये पता लगे कि ये बैकलॉग क्यों नहीं कम हो रहा। उसकी ये रीज़न है कि मतलब बहुत सारे जजेस के केसेस की डिस्पोजल कम है। चीफ साहब की अच्छी खासी 8,798 है। जस्टिस एजाजुल हसन की 4,664 है। जस्टिस तारिक मसूद साहब की जो है वो भी अच्छी खासी है, 3,126। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो जस्टिस काजी फाजिसा साहब की 1,323 है। तो मतलब कहने का मकसद है ये कि क्या है? ये है क्या? देखिए, मैं वही बता रहा हूँ ना कि ये परफॉर्मेंस से क्या मुराद आपकी? मतलब मैं परफॉर्मेंस से क्या मुराद? नहीं, बेसिकली तो ये है कि चीफ बोल दूँ एक लफ्ज़ तो फिर आप देखें। ये केसेस तो खैर डिस्पोजल हो गई हैं, लेकिन अगर इतनी ही जजमेंट्स आप भी कह होनी रहे हैं कि चाहिए। ये फैसले हो गए, इतने फैसले कर लेकिन दिए। इतनी ही जजमेंट्स क्या हैं, मेरा ये सवाल है। हाँ। अगर इतनी ही जजमेंट्स हैं तो फिर बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर इतनी ही आपका दिल क्या कहता है? नहीं, हो सकता है कि इतनी जजमेंट्स ना लिखी गई हों। हाँ। ये मेरा ख्याल है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। अच्छा। लेकिन अगर इतनी ही जजमेंट्स हैं फिर तो बहुत अच्छी बात है। इतनी ही कम है काजी साहब की। फिर अगर पूछें नाज़िर साहब को, अगर इतनी ही कम फैसले जस्टिस काजी फाइसा ने किए हों तो फिर आपके ख्याल में क्या होगा? हाँ। नहीं, मैं तो वही बात कर रहा हूँ ना कि परफॉर्मेंस चार्ट है। अब वो परफॉर्मेंस चार्ट के अंदर अगर 700 जजमेंट्स लिखी गई हैं और 8,000 वाली जो है वो 4 जजमेंट है या 5 जजमेंट्स हैं, मैं तो यही फिर क्या होगा? इसको क्या कैसे कंपैरिजन करेंगे आप? नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर इतने डिस्पोजल्स हैं, ठीक है, चंद दिन लग जाते हैं,
लेकिन कम से कम इसके करीब नहीं तो उसके थोड़ा आधे ही सही या आधा से थोड़ा सा सही जजमेंट्स भी होनी अच्छा चाहिए। नासिर साहब, ऐसा भी होता है कि एक लॉ पॉइंट है और कनेक्टिंग मैटर्स जो हैं वो 500 लगे हुए हैं उसके साथ, ऐसा होता है, ऐसा होता है ना? ऐसा होता है कि हाँ, तो वो हम 500 मुकदमे गिनेंगे ना उसको? नहीं, उसमें जजमेंट तो एक आएगा ना। हाँ, मुकदमे तो जजमेंट तो एक ही आएगा ना। हाँ, बल्क केसेस की बात है ना? उसमें पॉइंट लॉ पॉइंट एक है ना, तो वो इम्प्लीमेंट सब पे हो जाएगा। तो हाँ, नहीं, लेकिन वो 500 मुकदमे तो हो गए ना कि हाँ जी ये लॉ पॉइंट था कि जनाब अब्दुल कयूम सिद्दीकी को पैसे नहीं नासिर साहब को मिलने चाहिए, ठीक है, तो वो 500 केस से इस तरह के एक पॉइंट लॉ पॉइंट ऐसे तो वो जो है वो अपना वो हो गया। ज़्यादातर ऐसा होता तो है फिर कि ये जो 500 मुकदमे मेरे खाते के अंदर आ गए। टैक्स मैटर्स होते हैं ना, ऐसे ही हुआ ना, मेरे खाते में टैक्स आ गए। मैटर्स में ज़्यादातर यही होता अच्छा, फिर ये इस तरह के मुकदमे लगाता कौन है नासिर? है। नहीं, वो तो देखें चीफ जस्टिस की डिस्क्रेशन है ना कि वो किसके सामने कौन लगाता है? ये सारा चीफ जस्टिस, इसलिए तो वो लॉ आया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है हाँ। वो यही तो है। अच्छा, कुछ इसके अंदर है कि कैटेगरी ऑफ केसेस क्या है हसनात, कि किस जज ने कौन सी कैटेगरी के कितने केसेस, किसने फैमिली मैटर्स कितने किए, और फलाने कितनों कितने ने किए, कितने स्पीकिंग किए? आर्डर, कितने हाँ। ने 3 लाइनिंग आर्डर किए हों, कितने ने ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, और कितने ने टाइम कितना, टाइम ड्यूरेशन कितनी है, इशूएंस ऑफ आर्डर, क्योंकि ये भी एक बड़ा इशू है, आपको भी पता है सुप्रीम कोर्ट में कि मुझे कल परसों एक वकील साहब मिले थे, वो कहते थे कि 4.5 साल से बंदयाल साहब के बेंच में एक मुकदमा उसका फैसला हुआ, अभी तक जजमेंट नहीं आई। तो ये फिर 8,796 हो गए हैं। तो अगर इस तरह की रेशियो है तो फिर तो बंदयाल साहब के कई ऐसे होंगे जो जिनमें जो है वो अभी वो नंबर तो आ गया होगा, नहीं, लेकिन अगर आप ये देखें ना, बंदयाल साहब का है ये है 2 वर्किंग डेज कितने हैं जी? वर्किंग डे तो माशाल्लाह उन्होंने 252 है ना जी? 243 नहीं, मतलब टोटल वर्किंग डेज जो हैं वो उसके अंदर है ना, एक साल के वर्किंग डेज 252 मेरा ख्याल है कि बनती नहीं है नहीं कुछ इस तरह की। 243 है ये टोटल डेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ डेज वर्कड है, 243 दिन काम किया उन्होंने, ठीक है, और 8,796 हैं। तो अगर हम इसको तकसीम करें तो 36 मुकदमे रोज़ जी जी 11 बजे उठ जाते हैं अमूमन, मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस जी। तो वैसे ये कोई समझ नहीं आई कि ये असल तो बात ये रजिस्ट्रार ऑफिस में ये ज़रा पता चले कि कौन से टूल यूजिंग है, डेटा कैसे डेटा स्टडी कैसे हो। हाँ। और उम्मीद ये की जा रही है कि दूसरा जो धड़ा है सुप्रीम कोर्ट में जिसको टारगेट किया गया है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कयूम साहब, ये जो स्टडी जारी हुई है, ये चार्ज शीट है जस्टिस काजी फाई साहब पे कि जी आपने एक साल में सिर्फ 1300 केस किए हैं। अब आम आदमी को तो नहीं पता कि उनके पास केस लगते ही नहीं थे। हाँ, डिपेंडेंसी की वजह आपको आप लोग मतलब है, ये कहने की नहीं है, ये मकसद यही है और यही है कि जो आम आदमी यही कह रहा है कि देखें जी काजी साहब ने काम नहीं किया। हालांकि आप एक दफ़ा बताया था कि कराची में जैसे काजी फाई साहब गए और वहाँ पता नहीं कितने केसेस डिसाइड किए, वो डेटा वही मैं कह रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं। फिर एक बात यह है, बल्क केसेस आप कहाँ लगा रहे हैं, टाइम बार्ड कहाँ लगा रहे हैं, किस नेचर के केस है वो होता है। एक केस होता है सर्विस मैटर होता है, उसमें एक क्वेश्चन ऑफ लॉ है, वो एक मैटर है कि जी वो 2 मरले का केस है इधर पटवार के एरियाज का, उसमें लंबा है सूरत हाल उसमें लगी हुई है। और कुछ जजेस चॉइसेस से अपना उनको होता है कि मुझे इस कैटेगरी के केसेस दिए जाएं, वो करते हैं। साहब ने कितने किए हैं? उनको तो प्रिजाइड दिया ही नहीं ना। अच्छा, एक और इसमें सवाल उठ कयूम साहब ये है कि जो प्रिजाइडिंग के अलावा जो जज हैं, क्या उनकी क्या परफॉर्मेंस है? फिर इसका मतलब है जिन जजेस को आपने आउट ऑफ टर्न लाए हैं सुप्रीम कोर्ट में, फिर मतलब है कि अब नासिर साहब 3 जजेस का बेंच है ना, मैं प्रिसाइड कर रहा हूँ, ठीक है, आप 2 मेरे साथ बैठे हैं, तो सारे मुकदमे मैं अपने खाते च पाला तो मन फर्क कर दें। हालांकि फाइलें रात सारी नासिर साहब पढ़े और आप नासिर साहब और वहाँ भी सारा वो वकील से भी यही सवाल करें और क्रेडिट आपको जा रहा हो। हाँ, वैसे तो ये क्या है नासिर? वैसे यही तो दिक्कत अन्ना वनडे रेडिया मोड़ मोड़ अपने हैं। प्रिजाइडिंग देखें, प्रिजाइडिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपको का राइट तो है ना, आप मतलब आपने सीनियर जज। नासिर साहब, एक मैं विकीपीडिया देख रहा था इस हवाले से ही, तो मैंने देखा वहाँ पे एक वो है किताब लिखी है एक, हाउ टू लाइव विद स्टैटिस्टिक्स इज़ अ बुक रिटन बाय डैरल हफ in 1954. The book is a brief, breezy, illustrated volume outlining the misuse of statistics and errors in the interpretation of statistics and how errors create incorrect conclusions. ठीक है, ये विकीपीडिया पे वो एक किताब का जिक्र है, 1954 में लिखी थी कि हाँ जो स्टैटिस्टिक्स हैं, अदादो शुमार हैं, ये कैसे गोरख धंधा इनका चलाया जाता है।
लेकिन तो कयूम साहब कुछ चीज़ें ना, अगर ये डेटा बजाय इसके कि जजेस की परफॉर्मेंस बताने के, मकसद मेरा ख्याल है, मुझे तो कोई समझ नहीं आया, ये चार्ज करना, इनको पब्लिक को बताना कि ये हैं वो लोग जिनकी वजह से पेंडेंसी बढ़ रही है। अदरवाइज़ अगर ये सिर्फ ये डेटा दे देते ना कि एक साल में 24,149 केसेस डिसाइड किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, ये एक बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर है। तो मतलब है कि 8,000 वो निकाल दें, 8,000 में से फिर इसका मतलब है 24 का फिगर आएगा तो 16,000 बाकी हो जी गए। जी, नहीं तो लेकिन मतलब ये अकेले ये चीफ ये जस्टिस ने इतना काम किया है, इतना काम किया और है, बाकी सारे जजेस और ने वो जो भी तो है वो 1.5 घंटा आप कह रहे हैं हाँ कि काम होता वो 11:30 बजे के बाद है। वैसे 36 केसेस। इसमें स्पेशल बेंचेस अच्छा। स्पेशल बेंचेस भी हो सकते हैं ना। आपको पता है स्पेशल बेंचेस उमूमन 1 बजे के बाद बैठता है। कि रोज होते हैं। नहीं, रोज़ नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर हो रहे हैं ना स्पेशल बेंच। हो सकता है मैं नासिर ये साहब मेरा स्पीड ख्याल है ना यार, एक दिन में 11:30 बजे तक 36 केस, तो यार यही तो होता है कमाल। देखें जज ये कमाल होता है। जज इतने हाईएस्ट पोस्ट में है और इतने सीनियर जजेस हैं, अच्छा। इनको ग्रिप तो होगी ना। गॉड चलें इस बात इसको को कहते हैं अंग्रेजी में गॉड स्पीड। हाँ इस पे गॉड स्पीड पे हाँ। बिल्कुल सही बात। तो मतलब इतनी सीनियरिटी है, इतना एक्सपीरियंस है, तो केसेस उन्होंने डिसाइड किए हैं। तो नासिर साहब हमें 8,000 जजमेंट ढूंढनी चाहिए ना, जिस पे ऑथर्ड बाय असल जस्टिस बात वही है कि जजमेंट्स भी उमर देखें। अताब बंदयाल उनमें साहब हैं। रिपोर्टेड कितनी है, टाइम बार्ड कितनी है, बल्क केसेस कितने हैं, ये तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स जो साहब ने जाहिर किए हैं, इसके पीछे भी मतलब जाते जाते जो है ना मैं कुछ और कर जाऊं, देखिए वो जो भी हो, लेकिन एक जुडिशियल पॉलिटिक्स का आंसर तो नजर आ रहा है। नजर आ रहा है। अच्छा नासिर जुडिशियल साहब पॉलिटिक्स से आप रूल आउट नहीं कर सकते। और ठीक ये हो गया, लेकिन ये चाहे- इसको मैं तो कहता हूँ कि आने चाहिए, हमेशा आने चाहिए, पता लगे कि फैमिली मैटर्स कितने डिसाइड हुए, कितनी इंस्टीट्यूशन थी, ये आने लेकिन चाहिए एक कि बात है, जज ने कितने किए। बेंचेस की कंपोजिशन और केसेस की फिक्सेशन में ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। अब काजी फाइसा को आपने 3 रुकनी बेंच कितना अरसा दिया? मेरा ख्याल है अक्टूबर सितंबर अक्टूबर के एक या नहीं दो हमारे एक नहीं अक्टूबर हमारे के एक सीनियर वकील हैं, बहुत काबिल हैं। उन्होंने कहीं ट्वीट भी किया, उन्होंने कहा कि यूके में हर सालाना रिपोर्ट पेश की जाती है पार्लियामेंट में यूके में, कि वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या परफॉर्मेंस दी थी हाँ। और कितने केसेस डिसाइड किए, कितने टाइम, वो सारा डिटेल उस पर बहस भी होती है। तो मतलब पार्लियामेंट को ये वहाँ वो देते हैं। तो मेरा ख्याल में इस तरह की चीज़ें हमारी भी पार्लियामेंट के पास जानी चाहिए, क्योंकि मदर ऑफ जो है इंस्टीट्यूशन, मदर इंस्टीट्यूशन पार्लियामेंट है। अच्छा चलें, ये तो हो गया अदालत का गोरख धंधा है ना नासिर साहब, ठीक है, लेकिन ये भी है कि पेंडेंसी भी 54,000 केसेस की या नहीं, 52,000 वो फरवरी केसेस के की, बाद हुई है ना, वो ये फरवरी भी तक। पहली मर्तबा फरवरी- बंदयाल साहब के दौर के नहीं, अंदर वो ही कह हुई। रहे हैं कि फरवरी के दौर में फरवरी के बाद हुई है। फरवरी तक मामला ठीक थे। मैं हालांकि उन्होंने कहा था कि मैं 45,000 तक लेके आऊँगा, क्योंकि डिसिप्लिन मेंटेन किया हुआ है, हम मुस्तकिल बेंच बनाए हुए हैं। लेकिन ये जो काजी साहब के नंबर है ना, मेरा ख्याल है कि ही शुड रिस्पॉन्ड। ये ऐसे नहीं चलेगा कयूम साहब। ये 157 दिनों में आप 183 दिनों में आप सिर्फ 1323 केसेस कर रहे हैं। वजह तो बताएं ना, लोगों को पता तो चले कि वजह क्या है। और चीफ जस्टिस 243 दिन देखें नासिर साहब, कोई छुट्टी नहीं की, मुल्क से बाहर भी नहीं गए हैं, वो क्यों नहीं गए? यार मुझे क्या पता, नहीं गए। लेकिन देखें, आज छुट्टियां जो होती हैं उसको एंजॉय करना चाहिए, और ये राइट है। ये देखें हमारे मुल्क में एक अजीब कंसेप्ट है, और ये हमारी मीडिया में सबसे ज़्यादा कंसेप्ट है कि जी छुट्टियों पे चले गए। यार ये उसका राइट है, 30 दिन साल में होती हैं। नहीं गए, मैं ये कह रहा हूँ ना कि कहने का चीफ जस्टिस जाना ने एक चाहिए। दिन भी मुल्क से जाना बाहर नहीं चाहिए। गुजारा। जस्टिस इजाजुल जाना- एहसन ने ये देखिए, वाहिद चीफ जस्टिस होंगे है ना 236 दिन काम जो अपने किया। टेन्योर के दौरान। जस्टिस इजाजुल एहसन ने 236 दिन काम किए, प्रिजाइडिंग की है, और वो फिर 11 एज ए मेंबर ऑफ बेंच भी काम किया। तो 4,664 केसेस उन्होंने डिसाइड किए उस बेंच में। ये बेंच 4 बड़ा मशहूर बेंच था। इस तारीख जब लिखी जाएगी बंदयाल साहब की लेगेसी की, तो बेंच 4 का भी बताया जाएगा कि इसमें केसेस कौन कौन से लगते थे, इस बेंच के केस जजेस जो हैं फिर स्पेशल बेंच में कितने थे। ये भी वैसे एक रिसर्च आ जाए कि 5 साल में 184 में कितने लोग बैठे 90%, और किन को इग्नोर किया गया डिस्पाइट देयर सीनियरिटी। ये भी ज़रा एक डेटा आ जाए, हाँ, और और क्यों दो- इग्नोर दो किया गया वो भी बता दिया जाए। हाँ चलें, वो तो अब बात की बात है, उसके लिए बड़ी लंबी चौड़ी रिसर्च की ज़रूरत है। अब ये बताएं नासिर साहब, जस्टिस काजी फैज़ ईसा जब चीफ जस्टिस बनेंगे तो आपके ख्याल में उनको कौन से मसाइल 1 2 3 4 जो हैं बड़े दरपेश होंगे? क़य्यूम साहब देखें, अभी हम बात कर रहे थे, ये तो अभी खैर इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन
अगर हम ये जो आपस में हम बात करते हैं, अगर इलेक्शन डिले होते हैं तो ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नाज़िर साहब, मैं सुप्रीम कोर्ट के वाले से बात कर रहा हूँ ना। नहीं, ये देखें वो देखें, बात तो सुन लेना, वो तो अभी पता नहीं हाई कोर्ट में जाएगा, कहीं जाएगा। एक मतलब इस वक्त की जो सूरत हाल है कि जज साहिबान जो हैं अपने फ़ैसलों में लिख रहे हैं कि जनाब आपके फ़ैसलों की, आपके इदारे की इंटेग्रिटी, अथॉरिटी और जजमेंट्स की लेजिटिमेसी ये जो है वो अंडरमाइन हो गई है। तो ये आपके ख्याल में इस इदारे की जो लेजिटिमेसी है या इसके जजमेंट्स की अथॉरिटी है, उसको रिवाइव करना क्या आपके ख्याल में एक बड़ा काम नहीं है? देखें, लेजिटिमेसी जो है रिवाइव की जा सकती है एक अच्छी जजमेंट के साथ, ठीक है, ऐसी जजमेंट जो इम्प्लीमेंटेबल हो। अगर आप ये समझ रहे हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़रिए इम्प्लीमेंटेशन होगी तो उससे सुप्रीम कोर्ट का जो वक़ार है वो ऊंचा नहीं होगा, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को कहीं भी किसी दुनिया में अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता। जजमेंट दें, जजेस अच्छी जजमेंट दें, ऐसी जजमेंट दें जो इम्प्लीमेंट के हो। ठीक हो गया नाज़िर साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ ना कि वो ऐसे क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे काजी साहब को, 1 2 3 4 5 बीइंग ए चीफ जस्टिस? देखें, सबसे जो चीफ जस्टिस साहब का जो सबसे बड़ा टेस्ट होगा काजी फाजी साहब का, कि ये जो इम्प्रेशन हो गया ना कि सुप्रीम कोर्ट एक डिवाइडेड हाउस है, इसको ज़रा ठीक करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ये ज़रूरी है कि सबसे पहले जो हम बार बार कहते हैं फुल कोर्ट बुलाएं, उसमें तमाम जजेस को, हाँ, तमाम जजेस को बिठाएं और उनको कहें कि जो हो गया सो हो गया, अब हमने बिकरिंग नहीं करनी, हमने हर मुश्किल डिसीजन इकट्ठे लेना है। और आपको पता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस पेंडिंग हैं, वो बैकलॉग ख़त्म करें, जैसे इंटरमेंट सेंटर हैं और इस तरह के बेशुमार केसेस हैं जो 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 जिनको सर्द खाने में लगा के हाथ ही नहीं लगाया ना। बिल्कुल। तो ये आसिफ खोसा साहब के बाद से किसी ने उनको हाथ ही नहीं लगाया, सर्द खाने में कर दिया। टेररिज्म से रिलेटेड केसेस हैं, ये सारे जो हैं आप उनको निकालें, उनको मतलब ये नहीं है कि एक ही वक्त में डिसाइड करें, मतलब इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करें कि हर हफ्ते में एक अच्छा केस लग जाए और उसका कोई ना कोई कंक्लूजन मतलब है कि फिक्सेशन की केसेस की कोई मयार हो, कोई क्राइटेरिया हो, कौन सा मुकदमा कब लगना है, कौन से लीगल पॉइंट्स के ऊपर है। अभी तो आप समझते हैं कि ये एक प्रॉब्लम होगी। देखिए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जो ये बात दी गई है ना कि कमेटी ऑफ जजेस हो, जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस हों, वो डिसाइड करें कि 184(3) के केसेस किस बेंच में लगेंगे, उसमें कौन जज होंगे और वो उसका क्राइटेरिया क्या होगा। मैं कहता हूँ कि ये चीज़ साहब, सुप्रीम कोर्ट के मामला जिस तरह चलाए जा रहे हैं, हसनात, ट्रांसपेरेंसी कोई एक इशू है इसमें? बहुत बड़ा इशू है, बल्कि ये डेटा में है। अब जो लोग समझते हैं उनको तो पता है कि क्या केसेस की फिक्सेशन और बेंचेस की कंपोजिशन, इसमें बड़ा इशू है। ये तो गेम होती है जो आजमत सही कहते हैं। जब थे जज, आपने सवाल किया था, उन्होंने कहा यही गेम होती है चीफ जस्टिस से, ये गेम निकल जाए तो फिर क्या फ़ायदा कि केड़ा जज नूं ला के ते कम पाना, तो मतलब है केड़ा जड़ा उसको मतलब है कि जो केस थोड़ा मुश्किल है उसमें उसको करो। तो ये मेरा ख्याल है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी बड़ी ज़रूरी है और ओनरशिप नहीं है। क्यूम साहब, खोसा साहब से अब साकिब ने सार देखें, डैम बनाया, खोसा साहब ने कहा जी मैं डैम बनाऊंगा, केसेस का मॉडल कोर्ट बनाए। गुलजार साहब ने कहा मैंने 1980 का कराची बहाल करना है। अच्छा, किसी ने एक दूसरे चीफ जस्टिस की ओनरशिप नहीं दी। अच्छा, गुलजार साहब जो मैं ये नहीं कहूँगा कट्टे खोल के गए, लेकिन जो उन्होंने कराची में जो काम किए, वो केसेस नस्ला टावर, उसके बाद उनको किसी ने हाथ नहीं लगाया। वो जो स्पेशल बेंच यहाँ से पंजाब से जज जाते थे इस्लामाबाद से उन केसेस को सुनने गुलजार साहब के साथ, क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी कि कराची 1980 का बहाल हो। जब मिलिट्री अथॉरिटीज़ के मामला कि जी उनकी शादी हाल और वो तो ना एक ही खाली सर्टिफिकेट देता वो कम चुप हो गया फिर वो। तो खैर वो अटॉर्नी जनरल उस वक्त के खालिद जवेद साहब वो चीज़ों को कंट्रोल भी कर रहे थे साथ। तो वो मसला ये है कि ओनरशिप नहीं है। ओनरशिप तब आएगी जब एक पॉलिसी एक बनेगी सुप्रीम कोर्ट में, सारे जज उसको इंडोर्स करेंगे और एक जज जब उस अगला चीफ जस्टिस जो है वो उसको लेके चलेगा। अब हर चीफ जस्टिस आता है वो अपनी प्रायोरिटीज़ के साथ आता है, पिछली प्रायोरिटीज़ जो हैं वो भूल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ये असल मसला है सुप्रीम कोर्ट। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना कि जो मुकदमात की एक प्रिंसिपल, एक पॉलिसी वो होनी चाहिए, ये सरप्राइजेज नहीं होने चाहिए ना कि मतलब ना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल केस है, हाँ ठीक है 9 जज सुनेंगे जी, सीनियर मोस्ट सुनेंगे, आप ये देखें 3 जजों की कोर्ट सुन ले, फुल कोर्ट सुन ले, मतलब 1 बजे के बाद। नहीं, देखें फुल कोर्ट की जरूरत नहीं है, आप सीनियर मोस्ट 5 जज ना सिर्फ ट्रांसपेरेंसी सबसे बड़ा मसला है। देखिए उसके मतलब अब जैसे जुडिशल कमीशन का इजलास होता है,
मेरा ख्याल है कि ये ओपन इजलास होना चाहिए, आप वहाँ बैठे हो, मीडिया के नुमाइंदे वहाँ बैठे हो। हाँ जी, नहीं आए। नहीं नहीं, देखें कयूम साहब बिल्कुल ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ सीनियर मोस्ट 5 जजेस बैठ जाएं और जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल 184(3) के केसेस हैं जो अहम है पॉलिसी बनाए ना एक हाँ। कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है ना, वो उसमें पिक एंड चूज ना हो ना, वो बात आ गई ना आपकी। नासिर साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि उसके अलावा है मसलन और रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है कि जैसे कि ये हो सकता है। एक्सेस दी जाए जो है बड़े बड़े जो 184(3) के केसेस हैं वो वेबसाइट पे उनकी पूरी एक ट्रांसक्रिप्ट या कहें कि वो वो डेली रिकॉर्डिंग मौजूद हो, रिकॉर्डिंग मौजूद हो। डेली रिकॉर्डिंग जैसे जो है वो आप उस पर वेबसाइट पे डाल दें डेली की। देखें बाहर के मुल्क में भी रिकॉर्डिंग हर केस की नहीं होती, वो इंपॉर्टेंट केसेस वही की कह होती रहे है। हैं, 184(3) के केसेस की कह रहे हैं ना नासिर लेकिन साहब। लेकिन और सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा और मुश्किल होगा काई साहब के लिए, वो मेरा ख्याल है फुल कोर्ट के डिसीजन भी है। जो रिटायर जजेस की मुराद है कि पानी फ्री, बिजली फ्री, गैस फ्री, 1.5 लाख पानी ने बिल जी सुप्रीम कोर्ट अदा करे, 2000 यूनिट कोर्ट का काम नहीं है। नहीं, फुल कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट की डिसीजन है जमाली साहब के दौर में आया कि जी कराची में रिटायर्ड जजेस को पानी के टैंकर जी 70 टैंकर, 50 टैंकर, 20 टैंकर अप्रूव। ये किस अच्छा नासिर ये बताएं कि मुश्किल काम है, उनको आप ऐसे comfortable ऐसे रखेंगे, कौन नहीं, से लेकिन रिटायर्ड जजेस को किस तरह करें? नहीं रिटायर जजेस यार, किस तरह ले ये नहीं तो वो पेंशन तय फिर बंद होता है कर कि दें। यार ये तय होता है कि जजेस को देखिए नासिर अगर आप फुल उनको कोर्ट- छेड़ेंगे ना नासिर बहुत फुल सी चीजें नहीं, प्रॉब्लम हो जाएंगी। क्या प्रॉब्लम आप जो है ना ये इन नहीं, चीज़ों इस में मुल्क लाते का हैं, क्या ये आपके हुकूमत ख्याल का में काम मुतहम्मिल है? नहीं, टैक्स ये- पेयर का पैसा जो है वो माले यार, ये गनीमत है। हुकूमत- ये हुकूमत का वो काम है ना, हुकूमत का ये नहीं, वो सुप्रीम हुकूमत ने तो बजट दे दिया ना सुप्रीम कोर्ट को। यार ये सुप्रीम कोर्ट को जो बजट दे दिया उसी में से होता है ना। और दूसरी बात है कि आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में मत नासिर आए ना। साहब 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਸੀਂ और पेंशन यार भी सुप्रीम लवो और कोर्ट- उस तो बाद डेढ़ कि नहीं पानी का बिल भी यहाँ लवो। लोगों 1 लाख तनख्वाह लेकिन प्रिविलेजेस वो 2-2 5-5 करोड़ की एंजॉय करते हैं, वो इस चीज़ों में बनना पड़ेगी, ये हुकूमत का काम है। नहीं, गवर्नमेंट अकॉर्डिंग ऑफ का- पावर पे गवर्नमेंट- सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट रिश्तार को नहीं कहने आता। दें। जब गवर्नमेंट पार्लियामेंट में कहते हैं जी हुकूमत का काम है, रिश्तार आता नहीं है और जज जो है फुल कोर्ट में डिसाइड कर और देते हैं। भाईजान आपने लोगों को जो है ना नासिर decide साहब, करना है शफाफियत कैसे, issue वो है ना। जरूरी वो इम्पोर्टेंट है। आप शफाफियत आप issue फजूल है। जगहों पे नहीं, चले नहीं, जा लेकिन रहे हैं, कोई क्यों काम फजूल नहीं कर कर रहे रहे। यार अच्छा चलो चलो जो कूल चीज़ डाउन। इम्प्लीमेंटेबल नहीं है उस पर क्यों क्यों नहीं चले जाते हैं? अच्छा, नाजिर, एक ये problems आपका की- काम और मेरा काम नहीं है। नासिर साहब प्रॉब्लम क्यों की नहीं? निशानदेही की बात हो हमारे रही तो है। एक एक्सचेकर का पैसा जा रहा है, लॉ बनाए, पार्लियामेंट को नहीं वो मानते, दे आर मानते ही नहीं है। वो क्या? मोस्ट पार्लियामेंट बिल आने से पहले Recording stay- of power की बात है। और बात ये है कि इसमें डिबेट तो होनी चाहिए ना, रीजनिंग क्या है? वोट कराएं, पार्लियामेंट में कराएं ना यार, इधर ना पार्लियामेंट कराएं। दिस नहीं इज कर नॉट द सकता, फोरम। जजेस की मैं कह रहा conduct को retired judges हूँ पे नहीं, देखेंगे, आप कौन होते हैं? ये फोरम सिर्फ पार्लियामेंट के पास अच्छा सुने सुने, ये मैं हमारे पास नहीं है। बात ये हो रही है नासिर साहब के मसाइल क्या क्या आएंगे। अच्छा आप बताएं, उमरता बंदयाल साहब के दौर के अंदर ऐसे कौन से मुकदमात हैं जो बाद में काजी फैज़ साहब जिनको उन्होंने हाथ नहीं लगाया और वो काजी फैज़ साहब के हवाले से मुश्किल क्रिएट कर सकते हैं? नहीं, अगर जैसे ये मिलिट्री कोर्ट्स की जजमेंट है, अगर इसको डिसाइड ना किया गया तो ये ज़ाहिर है उधर ही चला जाएगा। और मुझे लग रहा है कि ऐसा ही होगा। तो ये एक डिफ़िकल्ट केस है अच्छा, और क्योंकि practice इसमें and procedure? सिविल राइट्स की इन्वॉल्वमेंट है। देखें अगर आप लीगली देखें तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं इसमें। अच्छा ये तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट केस है जो हामिद खान साहब ले गया है कि जी जूनियर जजेस की अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट में कलअदम करके इनको हाई कोर्ट भेजा जाए। अब वो उसमें नंबर भी नहीं लगे, मेरा ख्याल है वो पिटीशन वापस भी नहीं हुई। और जुडिशल कमीशन के जी वो एक रूल को भी उन्होंने चैलेंज किया था कि चीफ जस्टिस के अलावा और जजेस को भी इख्तियार हो कि वो नाम इनिशिएट करें। अब ये हामिद खान साहब मेरा नहीं ख्याल आजकल वो पिटीशन को प्रेस करेंगे क्योंकि वो अब न्यूट्रल हो चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो इस किस्म की पिटीशन ना ही आए। अगर इसमें पड़ गए तो और कंट्रोवर्सी बन जाएगी क्योंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 6 जज हैं आउट ऑफ टर्न। अगर आप कहते हैं जी वापस जाएं तो वो भी एक मसला बनेगा। वो एक पिटीशन है जिस पे लोग बार बार नहीं हो सकती। आपने अच्छे जजेस लाने हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो अपॉइंटमेंट है वो न्यू अपॉइंटमेंट है, एलिवेशन नहीं है। आपने अच्छे जजेस लाने हैं, ठीक है, उसमें सीनियरिटी का एस्पेक्ट होना चाहिए। लेकिन सिर्फ आपको seniority क्या का- लगता है कि काजी फैज़ साहब के आफ्टर बीइंग द चीफ जस्टिस कोर्ट के अंदर एक कोहेरेंस नजर आएगी या इसी तरह से डिवाइडेड ही लगेगी आपको? सर यही टेस्ट है ना, होना चाहिए, कोहेरेंस होनी चाहिए। नहीं, आपका क्या ख्याल है? अब मुझे पूरी यकीन है कि कोहेरेंस होगी, लेकिन अगर ये ना हुआ तो फिर अच्छा नहीं होगा। मेरा मतलब है एक अच्छी अलामत नहीं होगी। देखें चाहे जो आपको भी नज़र हो, आती लेकिन ये है कि एफर्ट होनी चाहिए। एफर्ट ये होनी चाहिए कि कम से कम जो इम्पोर्टेंट केस है उसमें फुल कोर्ट बनना चाहिए या लार्जर बेंच बने तो सीनियर मोस्ट जजेस 5-7 जो उस पर इतराज़, ये पिक एंड चूज़ नहीं होना चाहिए कि लाइक माइंडेड को साथ बिठा के। वैसे काजी साहब का लाइक माइंडेड कोई है सही जज?
सुप्रीम कोर्ट में? नाज़िर साहब नहीं, काजी साहब को बहुत सारे लोग एस्पायर करते हैं। नहीं, लेकिन वो जो नहीं उस तरह जिस तरह ये अभी मतलब धड़ेबंदी वाली बात नहीं है, एक नहीं, धड़े नहीं, इंडिपेंडेंट मतलब है माइंडेड के कि- जजेस हैं सारे। देखिए सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं हो सकता कि जो बंदा एक सोचा है दोनों सब देखिए वो बाकी भी पार्लियामेंट जजेस वो गए, दूसरे जजेस नहीं गए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद उन्होंने कहा जी मैं नहीं समझता कि स्टे के बाद उनका एक व्यू है, इसके अलावा किसी ने उनका व्यू अडॉप्ट नहीं किया। वो जजेस केसेस सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उस तरह हम ख्याली नहीं है जिस तरह। एक चीज़ है जो मुझे थोड़ी सी उससे प्रॉब्लम हो रही है और मैं दुआ करता हूँ ऐसा ना हो। जिस काजी साहब अक्सर आपको पता है पैदल आते हैं सुप्रीम कोर्ट में और रास्ते में कई झगड़े करते हुए आते हैं, ये ना करें एज ए चीफ नाज़िर साहब ये भी एक बड़ा अच्छा ये भी एक टेस्ट होगा। वकीलों अब के ये अच्छा साथ किया याद करवा दिया temperament आपने issues, कि ये भी एक बड़ा टेस्ट होगा, क्योंकि काजी फैज़ साहब आपको याद है जब वो प्रोटोकॉल के ऊपर यहाँ खड़े हुए थे और फिर प्रोटोकॉल के हवाले से उन्होंने एक बहुत लंबा चौड़ा नोट तहरीर किया था कि प्रोटोकॉल क्या है, किसको नहीं जरूरी। और हम अभी भी देखते हैं कि बीइंग ए जज वो पैदल आ रहे होते हैं, और अगर बीइंग ए चीफ जस्टिस वो प्रोटोकॉल जो है वो कहते हैं कि मैं नहीं लेता, तो क्या होगा, क्या प्रॉब्लम होगी को ये शिकायतें होती हैं टेम्परामेंट की, टेम्परामेंट फिर? मैं जरा सवाल की तो वो दिल जनाब ने कोई गौर नहीं की था। वही मैं कर रहा हूँ ना। हाँ, टेम्परामेंट बात जाने ना, पहले प्रोटोकॉल चौधरी साहब ने जब फाइलें फेंकी प्रोटोकॉल की बात कर लेते हैं ना, इफ्तिखार चौधरी साहब और ने- उसके बाद टेम्परामेंट आ नहीं, जाएंगे नईम ना। बुखारी साहब नाज़िर साहब आप बताएं इसका माइक बंद। नहीं देखिए नहीं, ये नहीं, तो बुखारी साहब ने अप्रिशिएट मैं लेटर क्यों करता हूँ। लिखा था? देखिए दिस इज़ वेरी अप्रिशिएबल कि वो प्रोटोकॉल नहीं यूज़ करते। लेकिन देखिए सरकारी काम में ज़रूर करें, लेकिन अपनी ज़ाती लाइफ में बेशक ना करें। लेकिन अगर फर्ज करें वो टेकिंग सेरेमनी वाले दिन जो है वो अपना जजेस कॉलोनी से पैदल निकलते हैं ईवान सदर की तरफ चल पड़े, फिर क्या करेंगे आप? देखें ये मज़े की चीज़ है कि ये इनका घर जजेस कॉलोनी नज़दीक है। मैं वही बता रहा हूँ, इट्स वेरी अप्रिशिएबल और ये बड़ा अच्छा मैसेज देता है दूसरे रूलर्स को कि तुम भी इसको फॉलो करो। हसनात हाँ जी, अब आप देखिए, बताएं मैं वो तो ये- प्रोटोकॉल के ऊपर आ नहीं, गया, वो- उस पे मैं तो आपने ये कोई कह राय रहा नहीं हूँ दी कि ना। उनका बिग टेस्ट जो है वो है कि कोर्ट कंडक्ट कैसे चले, डेकोरम का ख्याल और ये जो है टेम्परामेंट। क्योंकि उमर अता बंदयाल साहब को उनके नाक़िद भी यही कहते हैं कि उनके दौर में किसी से बदतमीज़ी उन्होंने किसी वकील को बुरा भला नहीं कहा, किसी सहाफ़ी ने को इस तरह नहीं कहा। तो ये चीज़ें हैं कि लेकिन आइन का बेड़ा गर्क कर दिया। वो तो बिल्कुल है। अच्छा, लेकिन आइन बात यह है कि आइन मतलब कि पाकिस्तान की सियासत और उसके नहीं, अंदर लेकिन नासिर साहब पॉलिटिक्स की आपसे पोलराइजेशन वो उसका सत्यानाश कर वो दो। मे भी आपसे कोई और एग्री ना करे, वो आपका ओपिनियन है। नहीं, मेरा ओपिनियन है, मैं बिल्कुल PTI नहीं समझती। आप बताएं क्या पीटीआई नहीं समझती? पता क्या कहते हैं? कहते हैं, एक ही कीता है साढ़े नाल क्या कहते हैं? 14 मई दे इंतखाबात वो आला कहते हैं केस। हिस्ट्री बताएगी कि मैंने क्या किया, लेकिन जो भी बताएगी लेकिन बात यह है कि देखें टेम्परामेंट और ये जो जजेस के साथ जो एक जो पर्सनल है कि वो कि जी अगर आप उसमें फंस गए ना कि चीज़ें फिक्स करने में, तो वो फिर आप टेनोर जैसे बर्बाद। कई हसनात साहब जो दे रहे हैं ना, जैसे उस दिन उन्होंने वो जो जस्टिस काजी फाइज़ साहब 9 नवंबर बेंच से उठ गए थे, मतलब ये इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। वो ये कहना चाह रहे हैं कि टेम्परामेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर्ट कंडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रिजाइड कर रहे होते हैं कोई या आपके किसी- साथ मुसलसल 2 नंबरी कर रहा हो तो क्या यार करें? देखें वो बात आप पीछे जाके सेटल जरूर कर लें, अच्छा, लेकिन क्यों? कोर्ट जो में कुछ हो नहीं। आवाम के सामने नहीं, हो। सर, नहीं, कोर्ट रूम में देखिए नहीं। जज पे कुछ लिमिटेशन होती हैं, हालांकि आप हर चीज़ बोल सकते हैं, जज नहीं बोल सकता, उसके ये इश्यूज है ना। वो आम आदमी की तरह नहीं रिएक्ट कर सकता ना, वो कोई एंकर तो नहीं है कि वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। अच्छा चले, अब अब मुझे जो आज आखिरी बीइंग डेटा ए जारी चीफ हुआ, जस्टिस कयूम साहब, डेटा हाँ, जारी हुआ, हाँ। अब आपस की बात है, इसमें जुडिशियल पॉलिटिक्स का आंसर है, लेकिन अब उसको रिस्पांस कैसे देना है आपका, ये कोई आम आदमी कोई पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ इस तरह का मामला होता है वो और तरीके से रिएक्ट कर, लेकिन एक जज को जब इस तरह हो तो वो मे बी उसका और स्टाइल हो, और तरीके से करे। एक्सपेक्ट भी लोग करते हैं कि वो उसको ज़रा अच्छे तरीके से जो है वो रिस्पॉन्स करें, ताकि इस तरह भी वो जो एक डेकोरम का लोग वर्ड यूज़ करते हैं वो ना ख़राब हो। चलें जी, ठीक हो गया। मैंने एक और सवाल भी आप लोगों से पूछना था, लेकिन वो अगली मर्तबा, नहीं सवाल मुझे याद है, वो उस पर जो है हम अगले प्रोग्राम के अंदर करेंगे। मैं सवाल जो है ना, एक छोटा सा, नासिर साहब 1 मिनट के अंदर इसको समेट दीजिए। सवाल ये है कि आपको लगता है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो 21 जुलाई को लगाया है बेंच, स्टे वेकेट हो सकता है? देखिए आपको याद होगा कि अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा था कि हम लोग गवर्नमेंट, बल्कि उन्होंने कहा था मैं तैयार कर रहा हूँ एक नया लॉ, और उन्होंने इसके लिए एडजमेंट की रिक्वेस्ट भी इसलिए की थी कि चूँकि वो बजट का सेशन चल रहा है, हमारे पास टाइम नहीं है, तो अभी हम लॉ नहीं बना सकते, तो हमें एडजमेंट के लिए टाइम दिया जाए।
अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट हियरिंग में वो आएंगे और यही बताएंगे कि हमने लॉ बना लिया है या नहीं बनाया, तो मज़ीद एडजमेंट चाहिए। तो मुझे स्टे शायद नज़र तो नहीं आ रहा। चलें, आपको मेरा नहीं ख्याल अब टाइम गुजर चुका है और दूसरे लोग भी इंटरेस्टेड नहीं हैं। अब वो कहते हैं जी आपने 1.5 साल चलाई है हम ख्याल जजेस से सुप्रीम कोर्ट, तो अब और भी महीना दो चला अच्छा लें। चलें, मेरा ख्याल है कि स्टे खारिज करके और फिर क्योंकि 18 को आपने लेकिन लगाया उससे पहले अगर मुशावरत हो जाए ऐसे ही सिविलियन ट्रायल का केस, तो मेरा ख्याल है कि वो स्टे वेकेट करके तो एक फुल कोर्ट की तरफ जाएंगे, जो कि जजेस की सेंस मुख्तलिफ फैसलों के बारे में मेरा अपना ख्याल है। हो सकता है आपकी खबर शराय दस्तूर से बेस्ड हो, ठीक ही हो। शराय दस्तूर से अब्दुल कयूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने